आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने रखा है एसआईआर के रिलेटेड, ये इसलिए रखा है क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि महाराष्ट्र में एक डर का माहौल पैदा हो गया है, स्पेशली एक पैनिक क्रिएट हुआ है और इस पैनिक को एड्रेस करने के लिए ही हमने आज का ये ट्रेनिंग रखा है। और आज हमारे ट्रेनर जो आए हैं वो माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट के असद उस्मानी जी, उन्होंने हम सबको संबोधित किया और ट्रेनिंग दिया। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम सभी जितने मुंबई प्रदेश यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, हम लोग जमीन पर रहेंगे, हम लोग ग्राउंड पर रहेंगे। जब प्रक्रिया चालू है, अभी 14 अप्रैल से चालू हो चुकी है, लेकिन हम सभी पदाधिकारी ग्राउंड पर रहेंगे और जिम्मेदार क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए और अगर हमें मदद करनी है मुंबई करों की, हमारे मुंबई के नागरिकों की, और हर एक वार्ड में हम लोग अवेलेबल रहेंगे। क्योंकि अभी जिस तरीके से प्रक्रिया चालू हो रही है, आप लोगों को पता है कि बिहार में हुआ था और कितने वोटर्स को डिलीट किया गया, कितने वोटर्स को मिटाया गया। वो नहीं चाहते कि हम महाराष्ट्र में हो, हम नहीं चाहते कि दोबारा किसी भी कम्युनिटी को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाए। इसीलिए इस ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से सभी जितने हमारे मुंबई के पदाधिकारी हैं वे वेल इन्फॉर्म्ड रहेंगे एसआईआर के प्रक्रिया के बारे में, एसआईआर क्या होता है क्या नहीं, और स्पेशली कैसे बीएलओ को कांटेक्ट करना है, सभी कुछ आज बताया गया। और इसके माध्यम से हम ये अपेक्षा रख रहे हैं कि ग्राउंड पर जब हम खुद प्रेजेंट रहेंगे तो हम मुंबई करों की मदद कर पाएंगे। मैडम, जिस तरीके से अगर कुछ नाम का मिसिंग है या डॉक्यूमेंटेशन शॉर्टेज वगैरह के केस में किस तरीके से आपके बीएलओ या बीएलए की सहायता के थ्रू हम लोग एसआईआर में प्रक्रिया को पार कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग एक राजनीतिक संगठन है, तो इसके नाते हमारे पास यादी की उपलब्धि ज़्यादा आसानी से हो सकती है। और ये भी अभी हमारे ट्रेनिंग में बताया गया कि आप ईसीआई जो एप्लीकेशन है वहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो यादी, लेकिन अगर वो भी दिक्कत होती है तो हर एक वार्ड में हमारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे यादी के साथ, ताकि अगर किसी को पैनिक हो, किसी का कुछ जैसे आपने बोला मिसिंग डॉक्यूमेंट हो, किसी का नाम डिलीट करना है, किसी का जो भी है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन हो, सब लोग कर पाए। हम लोग कैसे कैंप लगवाने वाले हैं हर एक वार्ड में, हर एक विधानसभा में, उसके द्वारा हम ये सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। कैंप की जो बात की है आपने, मुंबई यूथ कांग्रेस द्वारा कितनी जगह पे कैंप लगाए जाएंगे और कौन कौन से वार्ड में किए जाएंगे? देखिए, हमारे पास 227 वार्ड्स है और अभी ये ट्रेनिंग एक शुरुआत आप कह सकते हो, ये एक पहला कदम था। इस ट्रेनिंग से अगर हम जमीन पर उतर के मदद करने जाएंगे, सबसे जरूरी ये है कि हमें इंफॉर्मेशन सही तरीके से हमारे पास हो। और आज इस ट्रेनिंग से मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि सभी लोग जानकारी सभी के पास है और हम 227 वार्ड में कोशिश करेंगे कि हम सभी पदाधिकारी अवेलेबल हो, कैंप लगवाएंगे। और जिस तरीके से हमने 2024 में वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप लगवाया था हर एक विधानसभा में, उसी उम्मीद में, उसी प्रक्रिया को आगे रखते हुए इस बार हम एसआईआर के हेल्प डेस्क लगवाने वाले हैं। हेल्प डेस्क इसको कहा जाएगा, हर एक वार्ड में ये लगने वाला है और हर एक विधानसभा में ये लगने वाला है। एसआईआर को लेके जो है देश में रूमर्स फैल रहा है, क्या है एसआईआर? देखिए, इसे एसआईआर का जो फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है और ये एक प्रक्रिया आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट के तौर से, एक इलेक्शन कमीशन के तौर से हमेशा किया जाता है, ताकि जितने वोटर्स है उनकी एक आइडेंटिफिकेशन किया जाए। और ये प्रक्रिया दरअसल गलत नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया को हथियार बना के बहुत टारगेट किया जाता है, जिसे मैंने फिर से दोहराना चाहूंगी, बिहार में हमने देखा है, हरियाणा में हमने देखा है। ये महाराष्ट्र में एक हथियार की तरह यूज ना हो और बल्कि एक जिस तरीके से एक आप कह सकते हो आइडेंटिफिकेशन करते हैं वोटर्स की, वो जरूरी है। वो हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, हर एक जहाँ पे इलेक्शन होती है, हर एक कंट्री में, ये मतलब हर एक शहर में जरूरी है, हर एक प्रदेश में जरूरी है, लेकिन इसका गलत उपयोग ना हो। इसीलिए हम ये डर, ये पैनिक, इसको एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पे हम लोग रहना चाहते हैं ग्राउंड पे। इसीलिए ये ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से हम सोचते हैं कि एक सपोर्ट सिस्टम हम बन पाए मुंबई कर्स के वजह। क्या महाराष्ट्र में लागू होगा? महाराष्ट्र में अभी आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑलरेडी वोट चोरी का, मैं तो सरासर बोलना चाहूंगी कि वोट चोरी हो चुका है, दोबारा ये ना हो और हमारे जितने लोग
उनको तकलीफ ना हो अपना नाम फाइंड आउट करने के लिए, अपना पहचान। इतने सारे वोटर्स है जो कई सालों से मतदान करते आए हैं और इनका नाम अचानक से मिटाया जाता है, उनका शिकार हमारे मुंबईकर्स ना हो, इसके वजह से हम चाहते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं काम आए। वोट चोरी के जो अभी अपने बात की है, तो वोट चोरी के लिए काफी राहुल गांधी जी ने भी काफी जद्दोजहद की, मगर अब तक कुछ नहीं हो पाया, तो एसआईआर के लिए क्या होगा? इसीलिए देखिए, कुछ नहीं हो गया करके हाथ ऊपर नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी आप देख सकते हो हर एक दिन संविधान की रक्षा करने में लगे हुए हैं। हर एक दिन आप देख सकते हो कि राहुल जी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वो लगे हुए हैं। और ये जो एक माध्यम है जो आज हमने किया, जो हर एक वार्ड में हमारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, एक हेल्प डेस्क, एसआईआर की हेल्प डेस्क लगाकर, ये एक जरिया है कि हम चुप नहीं बैठे हैं। जो भी गलत आप करना चाहोगे एसआईआर के माध्यम से, हम मुंबईकर्स के लिए खड़े रहेंगे और हमारी ये पूरी तरीके से प्रयास रहेगी कि हमारे नागरिकों के साथ गलत ना हो। आने वाले समय के लिए प्रिपेयर होना। यस, प्रिपरेशन 100% रहेगी और जितना हो सके हमारी तरफ से हम लोग मौजूद रहेंगे जमीन पर। मैडम, ईसीआई के गाइडलाइंस वगैरह कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है और जिस तरीके से बीएलओ और बीएलए की शॉर्टेज वगैरह देखी जा रही है और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है कि आपकी कोई उच्च अधिकारियों से या ईसीआई वालों से किसी से कोई बातचीत हुई है इस संबंध में? देखिए, हम जितना भी ईसीआई, तो मैं कहूंगी कि भरोसा तो बिल्कुल नहीं है ईसीआई पर, लेकिन एट द सेम इलेक्शन कमिश्नर ही हमने कई प्रोटेस्ट भी किए थे पहले भी मुंबई प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से, और मुझे नहीं लगता कुछ बदलाव आया है। लेकिन एट द सेम टाइम हम, जैसे मैंने कहा, हाथ ऊपर करके नहीं बैठ सकते। ये एसआईआर प्रक्रिया जब ग्राउंड पर होगी, जिस तरीके का आप देख सकते हो कि हर एक नागरिक अभी कोशिश, एक पैनिक पूरी तरीके से है मुंबई में, उसको रोकने के लिए हम लोग ग्राउंड पर रहेंगे। जितना हमसे हो सके हम हेल्प डेस्क के माध्यम से मदद करेंगे। और हम जाए तो किसके पास? ज्ञानेश कुमार तो बिल्कुल भी, जो इलेक्शन कमीशन के हेड है, वही अगर आप कह सकते हो मोदी के बिल्कुल सिपाही कह सकते हो, उनके नौकर है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन फिर भी आम जनता जो है उनको भुगतना ना पड़े इस ट्रेनिंग के माध्यम से, और ग्राउंड पे रह के हम चाहते हैं कि हम नागरिकों का मदद करें। कि 14 अप्रैल से ये एसआईआर की प्रक्रिया महाराष्ट्र मुंबई में शुरू हो चुकी है और आपको पता है कितना महत्वपूर्ण है। हमने हाल ही में अभी जो एक वीडियो देखा, उससे मोटा मोटी समझ में आया कि प्रक्रिया क्या है, कैसा है। और जैसे कि अभी हाल ही में बिहार के चुनाव में हमने देखा है एसआईआर के द्वारा कितने वोटर्स को डिलीट किया गया है, मिटाया गया है, तो वैसा हमारे साथ ना हो, इसलिए अभी से हमें भी सतर्क रहना है। इस प्रक्रिया को पहले समझ ले। अभी मुंबई शहर में बहुत लोगों को पैनिक हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कि सिस्टम क्या है। हालांकि ये एक इन्वेस्टिगेशन है, जैसे इसको कहा जाता है कि स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन, लेकिन इसे एक पैनिक क्रिएट किया गया है और हर जगह पे इसे समझ नहीं है प्रक्रिया की, या फिर ये लोग कैसे कंडक्ट करें, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है, उस सब को लेकर हमें रेडी रहना है। अभी इस वीडियो को देखकर समझ में तो आया, लेकिन हमें ये भी पता है, मैं राजनीतिक वे में नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी हमें ध्यान में रखना है कि हर जगह इसको एक हथियार बनाकर कई कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है। और ये स्पेशली जो हम देख सकते हैं, जैसे बिहार में हुआ, बिहार में ग्राउंड में हमने देखा है कि बहुत अलग प्रभाव था, बहुत अलग प्रचार जैसे हमने देखा था। प्रचार के दौरान तो हम 100% कंफर्म था कि कांग्रेस का ही सरकार बनेगा और अलायंस का हमारी सरकार बनने वाला था, लेकिन परिणाम बहुत विपरीत आया। और इसमें जैसे कि हाल ही में बिहार चुनाव के पहले एसआईआर हुआ था और तब हमने इतना शायद वहां पे ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव अभी 3 साल दूर है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है। हम सभी को ध्यान देना है और मुंबई में हमारे मुंबईकर्स को सहारा देना है और मदद करनी है। लेकिन मदद करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हमें इंफॉर्मेशन सही हो, नॉलेज सही हो और एसआईआर की प्रक्रिया की जानकारी हमें पूरी तरीके से हमारे पास रहे। और इसीलिए आज का ये ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। आप सभी लोग आए, उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। इस ट्रेनिंग को आप लोग समझिए, एसआईआर की प्रक्रिया को समझिए। सर जी हमें समझाने वाले हैं और साथ ही साथ एक इंटरेक्टिव सेशन भी है
इस ट्रेनिंग के दौरान, जहां आप सभी लोग सवाल जवाब कर सकते हो। आप लोगों को अगर कोई भी सवाल पूछना हो, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, इसे हम सिर्फ यहाँ पे नहीं रखने वाले। ये आज सिर्फ ट्रेनिंग एक शुरुआत, एक पहला कदम है। इस ट्रेनिंग के बाद हम हर एक वार्ड में, हमारे जितने 227 वार्ड्स में हम ये सुविधा रखने वाले हैं कि अगर हमारे नागरिकों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दुविधा हो, हमारे वार्ड प्रेसिडेंट, हमारे कमेटी मेंबर्स, हमारे पदाधिकारियों से संपर्क करके हम उनका जो भी आप कह सकते हो, जो प्रक्रिया में कोई भी प्रॉब्लम्स आए उसका समाधान हम कर पाए। और इसीलिए आज का ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एसएस जी से गुजारिश करूंगी कि आप इस ट्रेनिंग को शुरुआत कीजिए, और आप सभी से भी निवेदन करूंगी कि अटेंशन देके इस ट्रेनिंग का आप सभी लोग अपना बेस्ट इसका हम लोगों को करें। थैंक यू। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मेरा नमस्कार, सलाम। ये जीनत मैडम ने ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है, ये अवेयरनेस ड्राइव चलाने का मुहिम रखी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये SIR जिस तरीके से पहले भी ला चुके हैं, बट उसमें किसी भी तरीके से किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया गया। बट इस वक्त का तकाजा, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी जाति विशेष और कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, वो हमें यहाँ पर समझना है। तो इस वक्त गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है, ये है ECI नेट। तो ये ECI नेट के अंदर इसी का इस्तेमाल हमें करना सीखना है, और जिसे इसका इस्तेमाल करना आ गया तो वो अपने वार्ड में जाकर के अपने लोगों के बीच में ये अच्छे से इसके ऊपर काम कर सकता है। तो ये नेट के ऊपर या आपका गूगल क्रोम के ऊपर भी इस तरीके से दिखेगा। और अगर आप लोगों के पास मोबाइल है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्ले स्टोर से ECI नेट को डाउनलोड कर लें। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, आप इससे भी कर सकते हैं, बट हर किसी के पास हर वक्त लैपटॉप या PC तो अवेलेबल नहीं होगा। आप लोगों के हाथ में हमेशा ही मोबाइल रहता है, तो ये मोबाइल में ये प्ले स्टोर से सिंपल सा ऐप है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऐप है ECI नेट। तो मैं चाहूंगा कि ये आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। तो अगर ये डाउनलोड कर लेंगे तो आगे आप लोगों को समझाना बड़ा आसान रहेगा। ये ECI नेट का जो ऐप है, इसके अंदर ही आपको मौजूदा जो आपका प्रेजेंट वोटर लिस्ट में नाम है वो भी मिल सकता है। और यहाँ पर कोने में एक है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। तो ये यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको लास्ट SIR का डिटेल मिलेगी आपको। तो ये चीज पहले समझ लें कि यहाँ पर हमें 2002 का लिस्ट निकालना है। और बहुत लोगों के दिल में ये सवाल आएगा कि उस वक्त बहुत से लोग वोटर के लिए एलिजिबल नहीं थे, तो वो अगर एलिजिबल नहीं थे तो उनके माँ बाप अगर एलिजिबल थे तो वो उनका निकाल लें इसी ऐप से। इसी ऐप के जरिए वो 2002 का निकल जाएगा। एक और चीज यहाँ समझनी है कि बहुत से लोग मुंबई में इस वक्त आए हैं यहाँ पर रहने के लिए, तो आज वो यहाँ के वोटर हैं, पर 2002 में वो कहाँ के थे, उनके माँ बाप कहाँ के थे। तो 2002 में उनके माँ बाप जहाँ कहीं के भी थे, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में थे, तो वहां का आपको ये वहां का भी डिटेल निकल सकती है। 2002 का हमें महाराष्ट्र का मिल रहा है, यूपी से जो आए हैं तो वहां पर जो रिवीजन हुआ था 2003 में हुआ था, तो उस वक्त का 2003 का वहां से आपको यूपी वालों को मिलेगा। तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी अगर आया है, वो अगर यहाँ का नागरिक है तो उसने यहाँ पर वोट किया है, तो हमें 2002 का उन्होंने रेफरेंस लाइन दी है तो उसमें हम वहां से निकाल सकते हैं। अब हमें डिटेल निकालनी है तो यहाँ पर हम लोग सक्रिय राजनीति में है, इसलिए हमें बूथ पता है, हमें वार्ड पता है, तो ये हम जानते हैं। तो ये हमें जानना है हमारा बूथ क्या है, हमारा वार्ड क्या है। तो इसीलिए आप जिस हल्के से हैं, आप जिस वार्ड से हैं, तो आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा कि आप जहां रहते हैं 2002 में वो कौन सा बूथ था या कौन सा वार्ड था। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, राइट नाउ मैं जहां रहता हूं वो है 169 घाटकोपर वेस्ट, और मेरा बूथ नंबर है, वार्ड नंबर है 124, और मेरा बूथ नंबर है 100। 2002 में मेरा जो असेंबली थी वो थी 49 कुर्ला, अभी हो गया 169 घाटकोपर वेस्ट।
तो मेरा जो 2002 में मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो 49 कुर्ला। अब मेरा ये मुझे मालूम पड़ गया, तो मुझे अब असेंबली में ढूंढना है, तो मैं उस कुर्ला का असेंबली में ढूंढूंगा। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। उस टाइम पे जो मेरा बूथ था, आज मेरी जो बूथ दिख रही है 100 यादी में, तो 100 यादी में मुझे दिख रहा है मेरा नाम। तो जो असेंबली 49 के जो 2002 के अंदर मेरा जो दिख रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरा नाम 318 में। तो ये जानकारी मुझे मिल गई है, मैंने उसे डाउनलोड किया और मेरे मोहल्ले के लोगों में, मेरे जो जहाँ कॉलोनी के लोगों को मैंने सर्कुलेट कर दिया। जो मैं जहाँ रहता हूँ, ट्विन कॉलोनी है, तो वहां मैं सर्कुलेट कर दिया, तो वहां सबको वो कवर हो गया। तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा, क्योंकि अभी किसी अनजान आदमी को हम पकड़ेंगे और बोलेंगे तो वो ढूंढ नहीं पाएगा। हम राजनीति में हैं, थोड़ा सा सक्रिय हैं, तो इस तरीके से हम 2002 में हमारा क्या वार्ड था या क्या बूथ था उसे पता लगा लें और उसको डाउनलोड करके उस मोहल्ले के वहां के लोगों को सर्कुलेट कर दें, तो वो खुद ही अपना ढूंढ लेंगे। ये एक दो तरीके से लिस्ट निकल के आ रही है। एक तो पूरा डेटा निकल के आ रहा है पूरे यादी का, और एक इंडिविजुअल निकल के आ रहा है। तो मैं अभी आगे आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से क्या निकल के, कैसा निकल के आ रहा है, तो वो आप लोगों को आसानी होगी। पर मैं जो बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि वो काम जो है और समझ में आने के लिए आसानी होगी कि हमें किस लेवल पे कैसा काम करना है। क्योंकि अगर कोई भी आकर के अगर हमें अपना वोटर आईडी देता है, तो फिर हम उससे ढूंढेंगे सर्च इंजन में, तो हमें कहाँ जाना है। तो वो सर्च इंजन के अंदर हमें असेंबली मालूम होना चाहिए कि हमें कौन सी असेंबली में ढूंढना है। फॉर एग्जांपल, मैं रमाबाई कॉलोनी में गया था, घाटकोपर के अंदर रमाबाई कॉलोनी है, तो वो 2002 में वो भांडुप असेंबली में, हालांकि भांडुप कहीं बहुत दूर है, भांडुप और एक घाटकोपर का ये पट्टा अलग आता है, बट वो रमाबाई जो था वो उस टाइम पे वो अटैच था भांडुप असेंबली में। तो रमाबाई के जितने भी लोग हैं, तो उनको ढूंढने में हमें आसानी होगी जब हमें पता चल गया कि 50 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो भी 51 में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो पहले तो अभी के जो वोटर का जो आपका जो एरिया है उसका रेफरेंस आप एक लिस्ट बना ले और उस टाइम पे 2002 में जो बूथ है उसका बना ले। हाँ, मैं एक और बात पे गौर फरमाता हूँ आप लोगों को कि 2000 अभी जैसे कि 318 जो मैंने ढूंढा 2002 में मेरे बूथ के बारे में जो मैंने पता लगाया है, तो उस टाइम पे वो दो बूथ मिला के था, क्योंकि आबादी कम थी। तो वो 99 और 100 इस वक्त का जो है वो उस टाइम पे 318 को कवर करता है। ये मेरे एरिया की स्टडी बता रहा हूं मैं। तो मुझे इस वक्त मेरा जो वार्ड नंबर 124 का हर एक जगह के बारे में पता है। कोई मुझसे पूछता है कि भाई अभी 85 बूथ है, तो मैं कह रहा हूँ 278 में तेरा नाम मिल जाएगा। कोई आगे मुझसे पूछता है कि 41 में मेरा है, मैं कहता हूँ कि भाई तेरा 277 में, तू वहां ढूंढ के तुझे मिल जाएगा। तो मुझे बाय हार्ट हो गया है मेरा 124 के अंदर जितना भी है। कोई आके मुझसे कहता है कि 93 में मेरा बूथ में है, तो मैं उसे सीधे कहता हूँ कि 314 में ढूंढ ले। तो वो मेरी स्टडी है, तो मैं उनको इस तरीके से बताता हूँ, तो उनको फौरन का फौरन ढूंढने में आसानी होती है। क्योंकि हमारा जो सर्च इंजन जो है, जो ऐप का, वो श्रिंक हो जाता है, दायरा उसका बहुत कम हो जाता है और सर्च करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ पर जब हम किसी का नाम ढूंढते हैं तो हमें दिक्कत किस पे आती है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, और खास तौर से जो मुस्लिम नेम होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक है। कहीं मोहम्मद पूरा लिखा होता है, कहीं मोहम्मद शॉर्ट में लिखा होता है। तो आज अगर हम उनका वोटर आईडी देखते हैं तो उसके अंदर उनका नाम में जो लिखावट है और 2002 के लिखावट में वो फर्क मिलता है। तो इसीलिए जितना ज्यादा हम अपना जो एरिया को श्रिंक करेंगे, जैसा मैं बताया, तो हमें उनको ढूंढने में आसानी होगी। मैं एग्जांपल एक और दे रहा हूँ। कल मैं मेरे मोहल्ले के हाशमी सरनेम है उनका, मैं उनको ढूंढ रहा था, उनके पूरे परिवार को, वो नहीं मिले बहुत देर तक का। फिर मैंने उनके घर वालों का जितना भी था डेटा मैंने मंगाया, वो नहीं मिले। फिर बाद में उनके घर से एक मुझे मिल गया। फिर मैंने उनका सीरियल चेक किया तो उनका सरनेम हाशमी है, बट उनका 2002 में पूरा शेख थे। तो पूरे घर वाले शेख हैं, कम से कम 8 हैं। उनके माँ बाप तो रहे नहीं, उनके घर के पूरा सीक्वेंस वैसे ही मिला, पर सरनेम जो था ना वो शेख हो गया और वो पूरा का पूरा सीक्वेंस मिला। तो इस तरीके से डिफिकल्टी हो रही है। तो इसके लिए जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि आपका वार्ड के अंदर 2002 में वार्ड का नंबर क्या था, क्योंकि उसमें फिर हजारी लोग होते हैं और उसको ढूंढना आसान होता है। और जब हम उसको ढूंढ लगते हैं तो हम सबसे फैमिली हो जाते हैं कि हमको जानते हैं, तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो उसके लिए थोड़ा सा स्टडी कर लें और डेटा बना करके उसको मौजूदा वार्ड से और उस वार्ड से आप मिला लें। ये फॉर्म 6 से न्यू वोटर को रजिस्टर किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल ऐप है, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके अंदर उसको जो भी 18 साल प्लस का जो बंदा हो चुका है उसका बर्थ सर्टिफिकेट आप अपने पास रखिए, सामने ही रखिए, और
उसका आधार कार्ड सामने रख लीजिए। सिंपल है, ये ऐप के जरिए अगर आप फिलअप करोगे तो बहुत ही सिंपली ये ऐप के जरिए करते जाएंगे। तो ये इसी तरीके से आपको क्लिक करना है और जैसे जैसे है वो आगे आपको बढ़ना है। आप आगे बढ़ते रहेंगे तो डेटा देता रहेगा, भरते रहिए, जैसा नाम है वैसा भरिए। फिर वो पूछेगा अपलोड करना, जैसे ही आप अपलोड करेंगे अपलोड पे क्लिक कीजिए और सामने उसकी फोटो क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो मांगा, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। फिर सामने आगे आप थोड़ा जाएंगे तो वो फोटो बंदे का मांगेगा, आप उसकी सीधे फोटो क्लिक कीजिए, अपलोड कर दीजिए, वो सीधे चले जाएगा। और आगे जाएंगे तो तीसरा चीज मांगेगा आधार कार्ड। आप आधार कार्ड उसमें नंबर डालिए, फोटो डालिए, वो अपलोड कर दीजिए। लास्ट में वो अगर आधार उसका लिंक है, मोबाइल उसका लिंक है तो उसको ओटीपी आएगा, डायरेक्ट सबमिट कर दीजिए। 15 दिन में आपके घर पे ये बाई पोस्ट वोटर आईडी न्यू बनकर के आपके घर पे आ जाएगा। ये मैंने बहुतों का बनाया है। हाँ, कहीं कहीं डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि अभी मुझे पता चला है कि बहुत ज्यादा बर्डन आ गया साइट के ऊपर। जब साइट के ऊपर बहुत ज्यादा लोग लोड डालते हैं ना, तो उस वक्त ये बफरिंग और इशू हो जाता है टेक्निकल। मैं खुद इंजीनियर हूँ, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, इसलिए मैं आपको टेक्निकल इशू बता रहा हूँ कि ये जब किसी साइट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आता है तो उस वक्त वो साइट काम नहीं करती है, तो वो डिफिकल्टी आती है। सबमिशन के टाइम पे बहुत ज्यादा वो आपको कुछ एरर बताएगा। पर हो सके तो अर्ली मॉर्निंग में कीजिए या लेट नाइट कीजिए, उस टाइम पे लोड कम रहता है साइट के ऊपर। तो अगर किसी को इस तरीके की डिफिकल्टी आ रही है कि अपलोडिंग के टाइम पे एरर दिखा रहा है, तो वो अर्ली मॉर्निंग करिए या लेट नाइट करिए, तो उसमें वो इशू नहीं आएगा। हाँ जी, 20 का एज ग्रुप ले रहा है, 18 नहीं ले रहा। जो 18 आप बता ना, 18 प्लस होने के बाद वोटर आईडी बना, हाँ, वो अभी 20 का लेगा, 18 इयर्स अबव, 20 इयर्स अबव ले रहा है। नहीं 18 का भी हुआ है, मैंने तो किया है, 18 कबो का मैंने किया है, क्योंकि मेरे अभी घर में ही, मेरे घर 1 अक्टूबर से शायद अभी किया रहेगा। तो फिर मेरे घर में मैंने कुछ, मेरे बच्चे अभी 18 प्लस होते तो उस समय मैंने किया था, उनका हो गया था। तो अभी 2006 का ही है। अच्छा, आप करोगे तो 20 का ठीक है। मैंने लास्ट टाइम किया था तो 18 का ले लिया था, अभी शायद थोड़ा टेक्निकल टीम का कुछ आया रहेगा, इशू कुछ किया रहेगा। तो ठीक है, तो ये जो है न्यू किसी को करना है तो इससे कर सकते हैं। किसी के घर में डेथ हो चुकी है या किसी का 2 आ चुका है या इसने एड्रेस बदल लिया है, दूसरी जगह बन चुका है, तो फॉर्म 7 को सेल्फ फिलअप करें, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करें, सबमिट करें, वो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, वो आप सेव करके रखिए। वो डुप्लीकेशन जो भी है आपका या जो डिजीज है वो डिलीट हो जाएंगे। फॉर्म 8 है, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ एरर आता है इसके अंदर। फॉर्म 8, तो ये जो फॉर्म 8 है इसके अंदर हम अपने नाम का करेक्शन कर सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर किसी के नाम में कोई मिस्टेक आई है वोटर आईडी के अंदर, तो जो उसको नाम चाहिए, जैसा नाम चाहिए वैसा वो नाम का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जो भी है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, वो उसके ऊपर आप सबमिट करिए। वो अकॉर्डिंगली जो भी डॉक्यूमेंट आप सपोर्ट करोगे वो उसमें डालिए। किसी का फोटो बदलना है, इसके ऊपर आप अपना फोटो बदल सकते हैं, न्यू फोटो डायरेक्टली आप क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म 8 के जरिए आप ये काम कर सकते हैं। तो ये रहा, ये जो 3 फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 के बारे में मैंने बताया। अब हम आते हैं SIR के बारे में जानने के लिए। SIR का जो लिंक है यहाँ पर, सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये खुल के आता है सिस्टम में। और ये ज्यादा सिंपल है ऐप के जरिए में, ये ऐप के जरिए आप देखेंगे तो ज्यादा सिंपल है। तो यहाँ पर 2 तरीके से आ रहा है, सर्च बाय इलेक्टोरल डिटेल, तो ये पर्टिकुलरली एक नाम आपको ढूंढ के मिलेगा इसमें। और यहाँ पर जो दूसरा है, सर्च इन लास्ट SIR ईरोल, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पूरे मोहल्ले की यादी निकाल के देगा। मैं इसमें से एक आपको निकाल के दिखा रहा हूँ डेमो में। सर, वो आपके मोहल्ले में जो भी पॉलिटिशियन है ना, उनके पास रिकॉर्ड रहता है और पुरानी यादी भी उनके पास है। हमारे यहाँ पर हमारे जितने भी लोग पॉलिटिशियन, जितने भी हर वार्ड के अंदर उनके पास यादी है, पुरानी यादी भी रखी हुई है। तो उनसे हमने डिटेल निकाली तब हमें पता चला। अगर वो यादी हमें चाहिए तो फिर हम कहाँ से निकालें? वो निकल सकती है यहाँ से निकल सकती है, बट आपके लिए आसानी क्या होगी, अगर हमने उस चीज पे स्टडी कर लिया। अभी मैं खुद पर्सनल लेवल पे मैंने 20 दिन से खुद स्टडी किया, तब मुझे सब पता चल गया मेरे मोहल्ले का।
तो मैंने जब उस पर वर्कआउट किया तो मुझे अब सब मेरे मोहल्ले के बारे में मालूम पड़ गया। जब मैंने वहां पर डिस्कशन किया फिर ढूंढा तो मुझे मालूम पड़ गया। तो थोड़ा सा उस पर हमको वर्कआउट करना पड़ेगा। किसी के मोहल्ले में जो वो जिस आपसे बताया कि कैंप लगा है, कुछ लोग रहते हैं NGOs के, अगर वो नहीं है और उनको अपने मोहल्ले के लिए करना है, कहाँ से पता करें? डायरेक्ट इलेक्शन ऑफिस में जाएगा, कहाँ से जाएगा? मैं बता रहा हूँ नॉलेज नहीं है वो लोग देखिए, तो ये मैं मेरे जैसा कि दिखाया, ये मेरे मोहल्ले का है, मुझे पता है उस्मानी मेरा सरनेम है। ये मैंने इंडिविजुअली मेरे घर का पूरा आपको सामने भी दिखा दिया, ये सब मेरी फैमिली वाले। तो इस तरीके से आपको निकला। अभी सर ने जो सवाल कहा था कि कैसे किस तरीके से मिलेगा, 2002 का या 2002 के बाद का जो भी वोटर आईडी किसी के पास अगर है, 2008 तक का अगर किसी के पास वोटर आईडी है तो वो वोटर आईडी के पीछे अगर आप देखेंगे तो उस टाइम का बूथ नंबर लिखा हुआ मिलेगा आपको। 2008 का वोटर आईडी अगर आपको मिलता है किसी बंदे का आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, तो जब उस पे आपका एपिक नंबर लिखा रहेगा, आप उसको टर्न करेंगे तो उस पे पीछे जो लिखा रहेगा बूथ नंबर और सीरियल नंबर 2008 का, मतलब 2002 वाला, तो वो उससे हम उसको ट्रेस कर सकते हैं कि उस टाइम पे वो बूथ क्या था। तो हमारे मोहल्ले के अंदर 2-4 लोग तो मिल ही जाते हैं, मेरे आस पड़ोस में ऐसे लोग मिल ही गए हैं मुझे कि जिनके पास 2008 का मुझे वोटर आईडी मिला, उसके जरिए मुझे उनका उस टाइम का बूथ नंबर मिलना मुझे आसानी मिली। उससे मैंने उनको ढूंढ लिया कि भाई ये बंदा मेरे मोहल्ले का है, तो उसने मुझे इजीली उसका निकाल के देने मुझे डेटा इजी पड़ा। तो ये सर हमें अपने मोहल्ले में 2008 के लोगों का वोटर आईडी अगर मिल जाएगा तो हमें सर्च इंजन के हिसाब से हमारे को काम करने में आसानी होगी। तो उसके पीछे लिखा हुआ उसका बूथ नंबर उस टाइम का, और लोगों के पास है, हाँ उस पर लिखा हुआ है। उस पर 2018 में 2002 में उनका नाम है। तो अभी इनको क्या चाहिए कि हम अगर वोटर नहीं है तो हमारे घर से कौन वोटर था, क्योंकि जो फैक्ट है उसको भी हमें, जो कड़वा सच है ना, उसको भी हमें एक्सेप्ट करना है कि हमारे मुंबई में या हमारे इंडिया में घुसपैठी हैं और उनको पकड़ा भी गया है। और जो घुसपैठी हैं उनके पास आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा, उनके पास आपको वोटर आईडी भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया जो की जा रही है, जो काम किया जा रहा है, उस पर यह देखना है कि मैंने अगर पासपोर्ट बना लिया या वोटर आईडी बना लिया तो क्या मेरे माँ बाप का यहाँ पर वोटर आईडी है या नहीं है। तो उस तरीके से उनको भी ट्रस्ट करना है ना। तो देखिए तो अगर मेरे माँ बाप ने यहाँ पर वोटर आईडी यहाँ बना रखा है तो उससे बाय डिफॉल्ट वो यहाँ के नागरिक हैं। बट अगर कोई घुसपैठिया यहाँ पर आ गया है और उसने यहाँ पर वोटर आईडी बना लिया तो उसको किस तरीके से वो जज करेंगे, तो उसके लिए माँ बाप का देखा जाएगा। तो माँ बाप अगर भले नहीं है इस दुनिया में पर उस टाइम पे थे तो उनका रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट करेगा वहां से। हमें उनका उतारा जो भी कहेंगे वो रिकॉर्ड निकाल के रखना है और हमारे साथ में उनको सबमिट करना है। अब किसी की शादी हो गई है, फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ वो मुंब्रा की थी, अब मुंब्रा से शादी होकर के अभी उसका इस बार वोटर आईडी जो है वो घाटकोपर में बन चुका है। तो अभी उसका यहाँ का जो भी रेफरेंस नंबर है, यहाँ का बूथ का रेफरेंस वो लगाना रहेगा। साथ में उसके माँ बाप का मुंब्रा का रिकॉर्ड लगाना रहेगा कि वो उसके माँ बाप मुंब्रा के थे। तो ये रिकॉर्ड हमें सबमिट करना है। इस तरीके से जो शादीशुदा लड़कियां कहीं पर जा रही हैं तो वो अपने माँ बाप का रेफरेंस लगाए जहाँ पर शादी करके जा रही हैं। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मैपिंग हो जाएगा ना, डायरेक्ट मैपिंग हो जाएगा। हाँ नहीं, जहाँ पर है अभी जहाँ पर जिनका है, अभी जैसे कि पता है ना कि मैं शादी करके जहाँ आ गए हैं, अभी आपने कहाँ बनाया, उनके माँ बाप का पुराना है, मैरिज सर्टिफिकेट होगा ना। नहीं, आपका सवाल मैं समझ गया। जैसे कि अभी कहाँ पर मौजूदा कहाँ पर है, मसगांव में, तो अभी उनका एग्जिस्टिंग कहाँ पर है, एग्जिस्टिंग तो उसने चेंज ही नहीं किया का है। 2008 का जो वोटर आईडी अगर मिलता है तो उसमें नीचे ना आपको उस टाइम का 2002 का बूथ नंबर और सीरियल नंबर मिलेगा। तो वो बूथ नंबर के अंदर उस बंदे को अगर सर्च करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको वो बंदे का डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पर जो सर्च इंजन का मैं बता दूं
कि हम किसी का नाम के साथ में भी सर्च कर सकते हैं। सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। किसी को अपना नाम से सर्च करना है तो बताइए, मैं सर्च करके दिखाता हूँ। पूरा नाम बताइए। आसिफ तो बहुत सारे हैं ना। मोहम्मद आसिफ खान। दिखाइए। शुरू करने के पहले एक छोटा सा वीडियो आप प्ले करना चाहते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा एक रफली आइडिया आ जाएगा कि हम आशार कैसे करें, काम करना है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूजन में है। नाटिक क्या होती है, इनोमिनेशन फॉर्म क्या होता है, बीएलओ कराकर क्या होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी रखने चाहिए, और अगर वोटर लिस्ट में गलती हो तो क्या करें। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको जीरो से लेकर पूरा SIR प्रोसेस सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में हम समझेंगे SIR क्या होता है, महाराष्ट्र में SIR कब होने वाला है, नाटिक का क्या प्रोसेस है, इनोमिनेशन फॉर्म क्या होता है, और अगर वोटर लिस्ट में गलती हो, मान लो अगर नाम करेक्शन है, नाम में मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर एड्रेस शिफ्ट हो चुका है तो क्या करना है। मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि अपना नाम वोटर लिस्ट में कटने से कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपना नाम सेव रख सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, जब से SIR शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक बहुत सी चीजें बदली है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस आए हैं, इसलिए हम पुरानी जो कंफ्यूजन वाली इंफॉर्मेशन है उस पर फोकस नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये समझेंगे कि अभी क्या चल रहा है और आपको अभी क्या करना है। इसलिए ये वीडियो ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और जो दिल में एक डर बना है, जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं SIR क्या है, व्हाट इज SIR। देखिए, SIR को बिल्कुल बेसिक से समझो। SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। जो मतदार यादी है उसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में ये एक स्पेशल वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें वोटर लिस्ट को वेरीफाई और अपडेट किया जाता है। इस प्रोसेस में जो डुप्लीकेट एंट्रीज है उसको रिमूव किया जाता है, जो डुप्लीकेट वोटर है उनको रिमूव किया जाता है, जो डिसीज्ड वोटर है यानी जिनकी डेथ हो चुकी है उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाता है, और जो नए एलिजिबल वोटर है उनको इस लिस्ट में जो हमारी मतदार यादी है उसमें ऐड किया जाता है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है ये इंश्योर करने के लिए है कि एक्यूरेट जो वोटर डेटाबेस है वो रहे। देखिए, ये पूरा प्रोसेस कंडक्ट करता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सारा प्रोसेस कंडक्ट करता है। तो इसका एक लीगल बेसिस है। देखिए, वैसे तो हर साल जो वोटर लिस्ट है वो अपडेट होती है, लेकिन हर 20 साल में एक बार जो डीप वेरिफिकेशन है, डोर टू डोर जाके वेरिफिकेशन जो करना होता है वो इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। तो SIR का जो लीगल बेसिस है वो है एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950, और आर्टिकल जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का 324, इसके अंदर इलेक्शन कमीशन एम्पावर्ड है SIR कंडक्ट करने के लिए। देखिए, आर्टिकल 324 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है, इलेक्शन कमीशन को पावर मिलती है जो इलेक्टोरल रोल जो है वो प्रिपेयर करे, उसको रिवाइज करे और अपडेट करे। देखिए, इसलिए SIR का ये जो एक प्रोसेस है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। महाराष्ट्र में जो SIR हो रहा है, अब एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि महाराष्ट्र में SIR अभी क्यों हो रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में अभी पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी SIR हो चुका है, और अभी भी हमने देखा है कि बिहार में, बंगाल में ये अभी जो SIR है ये एक फेज चल रहा है, इससे पहले कुछ फेज में हो चुका है। और SIR अगर हम देखें तो 1951 से लेकर 2004 तक अब तक 8 बार SIR हो चुका है, और लास्ट टाइम जब SIR हुआ था तब हुआ था 2002 से लेकर 2004 के बीच में। जब लास्ट टाइम ये डीप वेरीफाई हुई थी 2002 से लेकर 2004 के बीच। देखिए, नॉर्मली जो वोटर लिस्ट है वो हर साल रिवाइज होती है, लेकिन जो डीप वेरिफिकेशन है वो 20 से लेकर 25 साल में एक बार होता है। महाराष्ट्र में जो लास्ट टाइम SIR हुआ था वो 2002 में हुआ था, 2002 से लेकर 2004 के बीच में ये सबमिट हुई थी। इसलिए जो अभी SIR हो रहा है उसका जो बेस है, जो बेस डेटाबेस है, जो उसका रेफरेंस है, जो रेफरेंस यादी है उसको
2002 की जो यादी है उसको माना गया है, क्योंकि लास्ट टाइम बताया 2002 में हुआ था। तो जो डेटाबेस का जो रेफरेंस अभी लिया जा रहा है वो 2002 की मतदार यादी से लिया जा रहा है। सिंपल लैंग्वेज में 2002 की वोटर लिस्ट, देखिए 2002 की जो वोटर लिस्ट है उसको बेसलाइन के रूप में यूज किया जा रहा है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 2002 वाली लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप वैलिड वोटर नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम हो, अभी की वोटर लिस्ट में आपका नाम हो सकता है कि 2002 की लिस्ट में नहीं हो, किसी का नाम 2002 में भी होगा, अभी भी होगा। तो हर केस में कुछ डिफरेंट कैटेगरीज है, वो हम देखेंगे कि क्या करना है। तो 2002 की ये जो लिस्ट है ये सिर्फ वेरिफिकेशन का एक रेफरेंस है, अभी के लिए इतना समझो। तो एसआईआर को अगर हम देखें तो मेनली 2 फेजेस में कंडक्ट किया जा रहा है। पहला जो फेज है वो है मैपिंग का, जो अभी चल रहा है, और सेकंड जो फेज है वो इनोवेशन का है। मैपिंग का फेज जो है जिसको हम बोलते हैं मैचिंग करना, चाहिए जो अभी चल रहा है वो मैपिंग का फेज है, उसको प्री इनोवेशन फेज भी कहा जाता है। देखिए इनोवेशन से कोई इतना टफ वर्ड नहीं है, इनोवेशन का अगर आसान मतलब समझे तो इसका मतलब होता है गणना, ठीक है। तो जो अभी चल रहा है वो मैपिंग का फेज है, और अप्रैल से हमारा इनोवेशन के फॉर्म हमको दिए जाएंगे वो फिल करना है। देखिए अब मैपिंग क्या होती है, तो मैपिंग को सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो मैपिंग का मतलब है करंट जो वोटर लिस्ट है, जैसे 2024 की जो लिस्ट है, 2024 में हमने वोटिंग की, 2025 में हमने वोटिंग की, तो जो लेटेस्ट वोटिंग लिस्ट है उससे जो 2002 की हमारी वोटिंग लिस्ट थी उसके साथ दोनों लिस्ट में नाम की मैचिंग करना, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर किसी वोटर का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में भी है और करंट वोटर लिस्ट में भी है तो उसका डायरेक्ट मैचिंग हो जाता है। तो मेरा यहाँ पर एक सजेशन है कि बीएलओ का आप अभी वेट मत कीजिए, खुद से बीएलओ को कांटेक्ट कीजिए। बीएलओ यानी जो हमारा बूथ लेवल ऑफिसर है उनसे कांटेक्ट कीजिए और अपनी जो मैपिंग है वो वेरीफाई कर लीजिए। देखिए बीएलओ का रोल यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होता है। बीएलओ का जो रोल है, बूथ लेवल जो ऑफिसर होता है, ये इलेक्शन कमीशन का एक लोकल फील्ड ऑफिसर होता है। इनका काम होता है कि वोटर वेरिफिकेशन करना, हाउस टू हाउस विजिट करना, जो इनोवेशन फॉर्म है वो देना और वोटर डेटा को अपडेट करना। अप्रैल से ये लोग घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। वोटर्स की अगर हम कैटेगरी देखें तो अब ये सब ये चीजें करेंगे तो किस टाइप के वोटर्स हैं, किन 4 कैटेगरी में वोटर्स को डिवाइड किया जाता है वो समझिए, और हर कैटेगरी के आप उनमें से कौन सी कैटेगरी में है और आपको क्या करना है ये आपको अभी समझ जाएगा। देखिए सबसे पहले समझो कि वोटर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब ये 4 कैटेगरीज कौन सी है, तो पहली कैटेगरी जो है उनको हम कहेंगे लीगली वोटर। पहली कैटेगरी है लीगली वोटर, यानी ऐसे वोटर जिनके नाम 2002 की लिस्ट में भी है और करंट वोटर लिस्ट में भी है। इस केस में जो वेरिफिकेशन है वो काफी सिंपल होता है, यूजुअली डॉक्यूमेंट इसमें नहीं मांगे जाते क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग हो जाती है। जो दूसरी कैटेगरी है पोस्ट 2002 वोटर्स, मतलब 2002 के बाद के जो वोटर्स है, ऐसे वोटर्स जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं होता लेकिन करंट वोटर लिस्ट में होता है। अगर उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है, जो दादा दादी है, उनका नाम अगर 2002 की लिस्ट में है तो उन्हें प्रोजेनी वोटर माना जाता है, यानी उनके डिसेंडेंट माना जाता है। ये अभी हम समझेंगे, ठीक है। अब मान लो एक इंसान है जिसका नाम रोशन है और रोशन का नाम समझे 2002 की लिस्ट में भी है और 2024 या 25 की लिस्ट में भी है, तो रोशन की मैपिंग होगी। लेकिन उनकी बेटी है प्रिया, लेकिन प्रिया का जो नाम है जो लिस्ट में है वो 2024 की लिस्ट में है, मतलब लेटेस्ट लिस्ट में है और 2002 की लिस्ट में नहीं है। तो प्रिया की मैपिंग कैसे होगी, तो प्रिया की मैपिंग जो है वो रोशन के नाम से होगी और उनको रोशन का डिसेंडेंट बताया जाएगा, तो प्रोजेनी उनको मैप किया जाएगा। समझ में आ रही है बात, तो उनकी बेटी तो हमारे फैमिली मेंबर से, चाहे हमारे फादर हो, मदर हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, हस्बैंड या वाइफ, इनका किसी का नाम 2002 की लिस्ट में होना चाहिए। अगर नहीं हो तो क्या करना है वो भी हम देखेंगे। देखिए इस केस में क्या होता है, तो सेकंड केस है जिसमें अगर आपका पेरेंट्स या किसी रिलेटिव जो डायरेक्ट ब्लड लाइन है उनका नाम अगर 2002 की लिस्ट में है तो बीएलओ आपसे एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन कर सकता है, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग सकता है। अब इसके बाद है तीसरी कैटेगरी, जो न्यू वोटर्स है, जो नए वोटर्स है उनकी कैटेगरी, जो अभी एलिजिबल हुए हैं, जो अभी 18 साल के हुए हैं और वोटिंग करने के लिए एलिजिबल हुए हैं। इनसे बीएलओ डायरेक्टली फॉर्म 6 भरवाएंगे और डायरेक्टली इनका वोटर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है। ये भी एक प्रोसेस है जो ऐसा आपके साथ ही हो जाएगा। और जो कैटेगरी 4 है, जो 4 नंबर की कैटेगरी है वो है रिलेटेड वोटर्स, यानी
ऐसे वोटर्स जिनकी डेथ हो चुकी है या फिर कोई परमानेंटली कहीं शिफ्ट हो गए हैं तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए फॉर्म 7 ये जो है वो BLO भरवाई। देखिए वोटर लिस्ट में अगर करेक्शन है, अगर वोटर लिस्ट में नाम गलत है, अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है, ध्यान से समझो, वोटर लिस्ट में करेक्शन है, अगर वोटर लिस्ट में नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर एड्रेस चेंज